हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिरर ऑफ बिजनेस में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि अगर किसी को ऑनलाइन में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, उनको कैसे प्रोडक्ट का चूज़ करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट उनकी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, प्राइसिंग क्या होती है। ठीक है, वो सारा कुछ हम ये यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब जिसको नए सेलर से, जो न्यू सेलर से, जिसको पता नहीं है हम कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे वर्क करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किस तरह से इसमें ऑर्डर जनरेट होते हैं, किस तरह से डिलीवरी होती है, रिटर्न कैसे आता है, सारा कुछ हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सब नॉलेज हम आपको देंगे कि आपको जब भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना हो तो आपको दिक्कत ना हो, कुछ आपको आपके पास पहले से ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रोडक्ट्स है, बहुत सब सेल कर रहे हैं अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं अगर ये सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है सारा कैलकुलेशन करना और नॉलेज होना कि आप अपने पैसे वेस्ट करो उससे पहले ये सब नॉलेज अगर ले लोगे तो सही रहेगा। आपको आप पता कर पाओगे कि आप परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं, आपके ऑर्डर्स आएंगे कि भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और हमने अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं सारे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। ठीक है, तो आप वीडियोस देख लो, हमको सब्सक्राइब कर लो और पूरी एक प्ले लिस्ट है जहाँ पर आप सब फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अलग अलग बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देखिए उनको, समझिए। ठीक है, और आप अपना ये जर्नी स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अभी क्या आपको बताने वाले हो बता देते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे आपको प्लेटफॉर्म कौन सा पसंद करना है, आपको प्रोडक्ट कौन सी पसंद करनी है, आपका प्राइस कैलकुलेशन कैसे होता है, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होती है, और आपको पैकेजिंग और लॉजिस्टिक कैसे वर्क करता है, और आपको उसके बाद जब आप सब कुछ कर लोगे तो आपका सेल्स कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्लेटफॉर्म कैसे पसंद किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक, मतलब जो कस्टमर बाय करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा है जो पहले नंबर पे अमेजोन आता है। ठीक है, उसकी सर्च ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, आजियो है। ठीक है, इस तरह से सब रैंक करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि आप प्रोडक्ट जो है वो कौन सी पसंद कर रहे हो। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अमेजोन में चार्जेस ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की भी अपने वेयर हाउसेस है, अमेजोन के भी अपने वेयर हाउसेस है, मीशो अपने वेयर हाउसेस स्टार्ट करने वाला है, मित्रा की भी एक अलग सी क्लॉथिंग की एक कैटेगरी है, आजियो भी अभी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाओगे। ठीक है, तो आप देखो पहले आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्राइस कटिंग जो होगी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी वो बाकी के हिसाबों से बहुत कम होगी। ठीक है, आपको जो कॉस्टिंग आएगा बहुत कम आएगा, क्योंकि बीच में आपको कोई भी परसेंटेज देना नहीं है किसी ट्रेडर्स को या वगैरह। आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको तो जरूरत नहीं है। आपकी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स को कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना चाहिए, जो जो रेडीमेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरा सजेशन है आप पहले जो है आप फ्लिपकार्ट, मीशो या आजियो से ट्राई करो, अमेजोन से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अमेजोन की कस्टमर जो है वो अलग ही कस्टमर होते हैं। ठीक है, वो प्राइस क्वालिटी उसको चाहिए होती है, लेकिन अमेजोन का एल्गोरिदम भी बहुत टफ है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट उसमें रिव्यूज़ भी इतनी जल्दी नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आप अमेजोन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो फ्लिपकार्ट भी है, मीशो भी है, आजियो भी है, आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग किसी एक प्लेटफॉर्म से करो। ठीक है, फिर आप वो सारा सीख लो, फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करो। ठीक, तो धीरे धीरे आप ऐसे स्टार्ट करके वन बाय वन सारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते जाओ, तो आप किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप सेट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है कि आप सब प्लेटफॉर्म पे सेट होगे। ठीक है, आपको अमेजोन से ज़्यादा ऑर्डर आने लगेंगे, फ्लिपकार्ट में नहीं आएंगे, या फ्लिपकार्ट में ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, अमेजोन में नहीं आएंगे। तो आपको तो क्या है, आपको प्रोडक्ट सेल करने से मतलब है, कोई एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, फिर आप उसमें आगे बढ़ो, आप उसमें सब सीखो धीरे धीरे, उसमें क्या होता है, कैसे सेल्स ग्रो करती है। ठीक, तो इस तरह से आप प्लेटफॉर्म पसंद करो। ठीक है, प्लेटफॉर्म का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी अभी जो उसमें पैसे कितने लगते हैं, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो उसमें पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, आपको स्टार्ट करने में। ठीक है, तो पैसे के लिए देखिए, पैसा जो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो एक रेंट होता है। आपको आप एक वेयर हाउस खरीदेंगे, आपके पास स्मॉल ऑफिस होगी। हाँ, ई कॉमर्स बिजनेस में आप घर से भी आप अपना जो है बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जीएसटी ले लो, जीएसटी का एड्रेस जो है अपने घर का रख दो, और अपने घर पे का अपना घर का जो एड्रेस है वही पिकअप एंड ड्रॉप एड्रेस रख दो तो भी चलेगा। अगर आपके पास स्मॉल ऑफिस आपको लेनी है, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा है, आपको थोड़ा प्रोडक्ट को जो स्टोर करना है, तो आप एक स्मॉल ऑफिस भी ले सकते हो। मैन्युफैक्चरर के पास तो अपना वेयर हाउस होता है, उसका रेंट होता है। ठीक है, तो उसका जो रेंट होता है वो एक खर्च लगता है आपको, तो एक 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 हर मंथली आपको एक रेंट फिक्स होगा। ठीक है, अगर होम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, होम का तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और वही सब कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक एक रेंट होता है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग जो जो ठीक है वो लेता है। ठीक है,
फिर आपको इक्विपमेंट की कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है? कंप्यूटर चाहिए, लेबल प्रिंटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, मतलब आपका अगर कोई ऐसा बॉक्स पैकेजिंग है तो आपको एक जो खाकी का बॉक्स होता है, जो पैकेजिंग बॉक्स होता है वो चाहिए होता है। या आपकी कोई क्लॉथिंग की एसेसरीज है, कुछ ऐसी एसेसरीज है तो पॉलीथीन में होगी तो आपको पॉलीथीन खरीदनी पड़ेगी अपने हिसाब से, जो भी साइजेस होगी, अलग अलग साइजिंग आती है पॉलीथीन की, वो आपके नियरेस्ट सिटी में मिल जाएगी आपको, ठीक है? पैकेजिंग मटेरियल सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका एक खर्चा होगा आपको। प्रोडक्ट की कॉस्ट देखिए, सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट ही होती है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम भी हो, ठीक है? तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? तो प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होती है, आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? आप ढूँढो आप अभी कि आप स्टार्टिंग में कितना खरीद सकते हो, ठीक है? अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई ड्रेस या कोई साड़ी बेच रहे हो, ठीक है? तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 50 साड़ी खरीदो, 20 साड़ी खरीदो या 100 साड़ी खरीदो, ठीक है? कम से स्टार्ट करो, जितना हो सके। आपको ट्रेडर, आप ट्रेडर है, आपको मैन्युफैक्चरर जितना कम दे सके उतना कम आप बाय करो, ठीक है? 50 साड़ी से स्टार्ट करो, लिस्ट करो उसको, ठीक है? उसे देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? आपको एक प्रोडक्ट का एक खर्चा लगेगा, ठीक है? 50-100 पीस का, आप जो भी आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहो, ठीक है? आप खुद अभी स्टार्ट करो तो सारा कुछ काम आप ही करोगे, आपको स्टाफ और रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? स्टाफ है तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आप बाहर रहते हो, ठीक है? किसी से स्टार्ट करो तो एक ये भी स्टाफ का भी खर्चा होता है। पैकेजिंग मटेरियल का खर्चा होगा, ठीक है? पैकेजिंग मटेरियल में क्या आता है, एक प्रिंटर की प्रिंट निकलती है जो आप चिपकाओगे उसमें, या तो सादा वाला प्रिंटर है तो उसको सेलो टेप से चिपकाना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा, अगर स्टार्टिंग है आपका, ठीक है, और आपको करना ही है तो आप प्रिंटर 10,000 8,000 का प्रिंटर आता है, ठीक है? कार्बन प्रिंटर जिसमें पैकेजिंग लेबल होता है, टीसीएस का, टीएससी का, सॉरी, टीएससी का प्रिंटर आता है, अच्छा आता है। कोई भी ऐसा नहीं, टीएससी का कोई भी अच्छा प्रिंटर आप 8-10 हज़ार में आ जाता है, जिसमें लेबल जनरेट होते हैं, ठीक है? तो एक पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, एक लेबल की स्लिप, लेबल का जो होता है स्लिप चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है, बाकी के अलग अलग एक्सपेंसेस हो जाता है ई कॉमर्स में, ठीक है? लेकिन मेन आपको जो इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, कंप्यूटर है, एक लेबर प्रिंटर है, एक इंटरनेट है, और पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट ये लगेगा और प्रोडक्ट का कॉस्ट लगेगा, ठीक है? तो इतना खर्चा होता है आपको, ठीक है? अभी आपको प्रोडक्ट कैसे पसंद करनी है, ठीक है? तो प्रोडक्ट पसंद करने के लिए आप देखो, आपको आप पहले प्रोडक्ट का एनालाइज करो, ठीक है? एनालाइज करो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में जाओ, वहाँ पर कैटेगरी में सर्च करो, अलग अलग कैटेगरी के क्या क्या प्राइजेस है, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट है कि नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है तो किस किस प्राइजेस पे लिस्ट है और आपको कितना पड़ रहा है, वो सारा आपको देखना है, ठीक है? वो देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आप आपकी ये प्रोडक्ट आप अगर सेल करने जाओगे तो ठीक है, सेल होगी कि नहीं, रिस्पॉन्स कैसा है आपका। आपको वैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके आप अपनी प्रोडक्ट सर्च करोगे तो वहाँ पर रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट चल रही है मार्केट में, लोग इनको बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी प्रोडक्ट भी चलनी चाहिए, लेकिन प्राइस और कंपेटिटिव होना चाहिए, मार्केट की प्राइस के साथ ही कंपेटिटिव होना चाहिए, ठीक है? फिर आप आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी देखो, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस प्राइस पे आप लिस्ट करोगे तो आपको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है? फिर कंपेयर करो आपकी प्रोडक्ट और दूसरे की प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, कि वो जो सेल कर रहा है वही सेम प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो जो प्राइस पे सेल कर रहा है वो प्राइस पे मैं सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें चेक करो कि 100 रुपये की प्रोडक्ट है, ठीक है, और 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगेंगे तो 200 रुपये, और 50 रुपये 100 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं गिन लेता हूँ तो 300 रुपये। 300 रुपये में वो प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर देखिए 300 आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो लेकिन महंगी बाय कर रहे हो, ठीक है, और कोई बहुत सारे सेलर्स वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन वो सस्ते में बाय करके सिर्फ 200 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी 300 रुपये की प्रोडक्ट बहुत डिफिकल्ट होगी सेल होना, अगर दोनों की प्रोडक्ट सेम है तो। अगर क्वालिटी है तो आपकी, देखो, क्वालिटी होने पे आपकी प्रोडक्ट 500 रुपये में भी बिक सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगी, ठीक है? वो डिपेंड करता है कस्टमर को कैसा चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को आप एनालाइज करो, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, उसकी आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सर्च करो, आपकी क्लॉथिंग की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, होम एंड फर्नीचर है, ब्यूटी है, प्रोडक्ट है, होम डेकोर की प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, तो आप सर्च करो आपकी प्रोडक्ट कैसी है, वहाँ से थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है? कस्टमर वहाँ से बाय कर रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन से, ठीक है, किस प्राइस पे कर रहे हैं, आपकी जैसी प्रोडक्ट लिस्ट कितनी है, वो सारा चेक करो, ठीक है? अभी कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन कैसे होता है ई कॉमर्स में, ठीक है? ई कॉमर्स की कैलकुलेशन बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है? आपको लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो कोई भी स्टार्ट करने से पहले एक कैलकुलेशन ज़रूर माइंड में बिठा लीजिए आप, ठीक है? स्टार्ट करने के बाद भी आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है? और आप प्रोडक्ट बेचते जाओगे और आपको 6 महीने के बाद पता चलेगा कि मुझे तो कोई प्रॉफ़िट हुआ ही नहीं। तो बहुत सारी इसमें फैक्टर्स होते हैं जो आपको लॉस की तरफ धकेल सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ई-कॉमर्स में ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर्स आए हमको, रोज़ के 50 ऑर्डर आ रहे हैं, चलो मज़ा आ गया हमको, अब हम कमाने लगे या हमको प्रॉफिट होने लगा, ठीक है? तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, आपको कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है कैसा होता है, ठीक है? उसके भी हम वीडियोज़ यहाँ पर बनाएँगे, हम आप हमको सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले ही आप धीरे-धीरे सीख लो, पूरा कोर्स है, फ्री है, हम पूरा कोर्स आपको सिखाएँगे कि ई-कॉमर्स में कैसे सेल होता है, ठीक है?
तो इसमें कॉस्टिंग कैसे होती है, आपकी सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्स फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है, आपने 100 रुपये में प्रोडक्ट बाय की है मैन्युफैक्चर से, ठीक है। अभी आपकी कंपनी का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, स्टाफ, जो भी है, जो भी अलग 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 एक्सपेंस है आपकी कंपनी में, आपकी एक ऑफिस है, आपका होम है, तो उसमें जो भी इंटरनेट का बिल होता है, ठीक है, कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करता है, वो सारा एक एक राउंड फिगर होता है, ठीक है, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। तो मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी जो कंपनी का एक्सपेंस है सब मिला के, रेंट का, स्टाफ, सैलरी, इलेक्ट्रिकल बिल, अदर एक्सपेंस, वो 10 रुपये है, ठीक है। तो अभी मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपये प्लस 10 रुपये, मेरी कंपनी का एक्सपेंस 10 रुपये, 110 रुपये, ठीक है। अभी कस्टमर रिटर्न कॉस्ट, कस्टमर रिटर्न कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, आरटीओ अगर हुआ है, मतलब कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं है और आपके पास रिटर्न होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। लेकिन अगर कस्टमर ने रिटर्न किया है तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चार्जेस लगेगा, ठीक है, मतलब आपको चार्जेस लगेगा कस्टमर रिटर्न तक पहुंचाने का, और कस्टमर ने जो रिटर्न किया है फिर वो हमारे वेयर हाउस तक आता है रिटर्न, उसका भी दोनों का चार्जेस लग जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है कस्टम रिटर्न कॉस्ट होता है, तो ये भी मैं गिन के चलूँ कि वो 10% होता ही होता है, ठीक है। तो और 10 रुपये मैंने कस्टम रिटर्न के जोड़ लिए, ठीक है। तो अभी मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, मैं समझ रहा हूँ कि अभी से मेरी जो प्रोडक्ट है मैंने 120 रुपये में बाई की है, ठीक है। 10 रुपये एक्सपेंस के, 10 रुपये कस्टमर रिटर्न के, ठीक है। अभी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो तो उसकी भी आपको कॉस्ट कितनी पर मंथ, कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके डिवाइडेड बाय आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। जैसे कि आप अगर पर मंथ 10,000 रुपये आप एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, 10,000 ROI नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ROI यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, ROI कितना आ रहा है वो नहीं, आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है, एक मंथ में, और एक मंथ में आपको 10,000 रुपये खर्च करने पे आपको 1,000 ऑर्डर्स आए हैं पूरे मंथ में, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स अब तक आपके अकाउंट में टोटल 1,000 ऑर्डर आए, आपने 10,000 की ऐड की और 1,000 ऑर्डर आए, तो ठीक है, आपको पर ऑर्डर कितना पड़ा, 10 रुपया, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपने एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कोई एक SKU पे चलाई या 10 SKU पे, आपको ये कैलकुलेशन करना है कि आप में 50 SKU है, ठीक है, 50 SKU में मैंने 5 SKU के लिए 10,000 की एड चलाई है, ठीक है। तो आपको टोटल करना है, आपका ऑल ओवर अकाउंट का एड कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि आपको कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपने 1,000 पीस बेचे हैं, ठीक है, और 10,000 एड कॉस्ट आई है, ठीक है। तो 1,000 10,000 डिवाइडेड बाय आपकी जो 1,000 ऑर्डर्स है, टोटल ऑर्डर्स अब तक आपको जितने भी आए हैं, एड से नहीं, ऑर्गेनिक भी ऑर्डर्स आए वो भी कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। तो आपको 10 रुपये एड का कॉस्टिंग लगा है, ठीक है। पैकेजिंग का कॉस्टिंग में लगाता हूँ 5 रुपये, ठीक है, कि भाई जो पॉलीथीन है वो 2 रुपये की पॉलीथीन आती है, 1 रुपये का जो लेबल की कॉस्ट आती है, शिपिंग लेबल की प्रिंट करने की कॉस्ट, ठीक है, और हमारा जो कैंसिल होता है ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, तो वो सारी जो होती है वो हमको क्या क्या कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो हो गया प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपया, कंपनी एक्सपेंस 10 रुपये, कस्टमर रिटर्न कॉस्ट 10 रुपये, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 10 रुपये, ठीक है। तो कस्टमर रिटर्न कॉस्ट भी ज़्यादा भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट भी 2 से 3 रुपये अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आता है, 5 रुपये तक जाता है अगर पैकेजिंग बड़ा है तो, ठीक है। प्लस रॉन्ग रिटर्न प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये क्या होता है कि आपको कस्टमर ने पास चला गया, कस्टमर ने रिटर्न किया, लेकिन आपको रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट हुआ, ये ज़्यादातर 3PL स्टाफ जो बीच का जो कुरियर पार्टनर्स होते हैं उससे मिस्टेक से हो जाता है, या कभी फ्रॉड भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको वो भी कॉस्ट आपको लगाना है कि आपको पर मंथ कितने आपके प्रोडक्ट जो है लॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्लेम भी होता है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेस भी अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं रॉन्ग रिटर्न जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके क्लेम भी नहीं होंगे, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। अभी तो फाइनली आपको मैं समझा लूँ कि 135 रुपये हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपने खरीदा था 100 रुपये में, लेकिन बेचने से पहले ही जो है आपकी कॉस्ट हो गई 135 रुपये, ठीक है, 35% प्राइस बढ़ गई कॉस्टिंग नहीं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर यही आप ऐसे करोगे कि 100 रुपये में ले लिया, चलो मैं ऐसे 100 रुपये उसकी कॉस्ट है, डिलीवरी चार्ज 200 रुपये और 50 रुपये मेरा प्रॉफिट, ये समझ के आपने 250 रुपये में लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है, और 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी बचा क्या, तो आपका 50 रुपये जो आप प्रॉफिट गिन दो उसमें से 35 रुपये तो आपके चले गए सारे एक्सपेंस में, 15 रुपये बचा, 15 रुपये कोई मायने नहीं रखता, एक तरह से लॉस्ट ही है, आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा तो मार्जिन अप डाउन होता ही है इसमें लॉस्ट में भी, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन होती है, आपको करनी है, करनी है और करनी है। जब आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप एक महीने तक सेल करो, एक महीने के बाद आप देखो कि आपको पूरा मंथ में जो आपकी कॉस्टिंग है वो कितनी आई है, ठीक है। पहले तो आपको एक कैलकुलेशन करनी ही करनी है, ठीक है, तो आपको 10% कस्टमर रिटर्न जोड़ना है, ठीक है, 10% आपको जोड़ना है, आपकी जो रेंट है वो, तो ये तो निकल जाता है, और कंपनी का एक्सपेंस जो है वो तो निकल जाता है, तो ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे होती है आपको पता चल गया, टोटल ये सारा कुछ मैंने जो बताया वो सारा कैलकुलेशन करना होता है, और आपकी सेलिंग प्राइस तब निकलती है कि आप लिस्ट कितनी प्राइस पे कर रहे हो, मतलब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कितने रुपए दिखा रहे हैं जो कस्टमर को पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी लिस्टिंग कैसे करनी है, तो देखिए लिस्टिंग के लिए मैंने ना वीडियोस बना के रखा है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और वहाँ पर आपको है ना वीडियोस मिल जाएगी आपको लिस्टिंग कैसे करना है। लेकिन लिस्टिंग करने से पहले ये जो नए सेलर्स हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपको एक तो आपकी कैटेगरी जाननी है कि आप कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। आप क्लॉथिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, होम एंड डेकोर में हो, या जो भी कैटेगरी आपकी है, ठीक है, आप वो पता कर लो। फिर आपको चाहिए आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस, ठीक है, कंपलसरी अच्छी इमेजेस चाहिए। अच्छी इमेजेस से ही कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर बाय करते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट का टाइटल्स, ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल्स आपको ऐसा रखना है कि उसमें मोस्ट ऑफ कॉमन कीवर्ड्स आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कोई प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतल की जो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं कॉमन कीवर्ड, ठीक है, रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल अगर अगर एक वुमन की साड़ी है, ठीक है, तो वुमन साड़ी, ठीक है, अगर बांधनी है तो बांधनी, ठीक है, जो जेकार्ड की साड़ी है तो जेकार्ड की साड़ी, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है उसमें कि वुमन जेकार्ड साड़ी, ठीक है। कलर हो तो कलर लिखना है कि वुमन जेकार्ड साड़ी ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक प्रोडक्ट का टाइटल्स बनता है, ठीक है। टाइटल छोटा होता है लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाने चाहिए ताकि कस्टमर सर्च कर सके। आपके टाइटल से ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो टाइटल भी आपको इस तरह से रखना है कि उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपकी प्रोडक्ट के की फीचर्स, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या करती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कि उसकी उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर उसमें अगर साइजेस है अपैरल से तो कौन से साइजेस है, ठीक है, उसमें आपकी कितनी गर्ल्स में है, वुमेंस में है, बॉयज़ में है तो कौन सी साइजेस है, कौन से कलर है, ठीक है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, ठीक है, ताकि डिस्क्रिप्शन भी कस्टमर पढ़ के उनको भी लगे कि ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ये सब आपको पहले एक नोटपैड में लिख लेना है, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट अपनी फ्लैट फाइल में भी लिख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग दो तरीके से होती है। एक सिंगल लिस्टिंग होती है, मतलब आपको एक एसकेयू करके लिस्ट करना पड़ेगा, हर एसकेयू के लिए आपको सब टाइप करना पड़ेगा, और वन बाय सारा फिर आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बल्क लिस्टिंग ही करो। मैं तो सजेस्ट ही करूंगा कि आप चाहे ग्रुपिंग करो, वेरिएशन का ग्रुपिंग करो, ग्रुप लिस्टिंग करो, या साइज एंड कलर वेरिएशन का लिस्ट करो, आप बल्क लिस्टिंग ही करो, ठीक है, वो ईजी रहता है और उसमें इतना कुछ बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप बल्क लिस्टिंग की फाइल डाउनलोड कर लो, इसमें भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप देखो उनको, ठीक है, कि लिस्टिंग कैसे की जाती है, सिंगल लिस्टिंग कैसे होती है, बल्क लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, वो वीडियोस आप देखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। बल्क लिस्टिंग में आपको ग्रुप लिस्टिंग करनी है, जैसे कि बहुत सारी साइज है तो उसको एक ही साथ ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रुप लिस्टिंग में वो साइजेस में कलर्स भी है, तो ठीक है, दो कलर्स तो उसके पांच पांच साइजेस, तो ये भी सारी एक ही में दिखनी चाहिए, तो उसको कलर साइज एंड वेरिएस कलर लिस्टिंग वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी ग्रुप का जो है वो एक ही ग्रुप में दिखनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो सारे आपकी जो प्लेट फाइल होती है उसमें मेंशन होता है ग्रुप आईडी करके, ठीक है। ग्रुप आईडी आपको सेम रखना है ताकि आपकी जो है लिस्टिंग एक साथ दिख सके, ठीक है। तो लिस्टिंग कैसे करना है उसका वीडियो हमने बना के रखा है, आप देख लीजिए एक बार वीडियोस में जाके तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी लॉजिस्टिक कैसे काम करती है, पैकेजिंग कैसे करना है, वो सारी मैं चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप जब बिज़नेस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि पिकअप कैसे होता है, लॉजिस्टिक कैसे काम करती है, पैकेजिंग कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका एक वेयर हाउस है या आपका एक छोटा सा वेयर हाउस स्मॉल ऑफिस है या आपका घर है, ठीक है। आपके घर पे आपके जो पैनल है उसमें ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कि आपको 10 ऑर्डर आए आज, ठीक है, आपकी पैनल में आपने उसके शिपिंग लेवल निकाले, शिपिंग लेवल निकालने के बाद आपको उसको पैकेजिंग करना है आपकी प्रोडक्ट का और शिपिंग लेकर उस पर चिपका देना है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई, रेडी टू डिस्पैच के लिए, ठीक है। जैसे ही रेडी टू डिस्पैच में आप मार्क करोगे तो जो शिपिंग प्रोवाइडर है वो 2 आवर्स में या उसका एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आपके घर पे आके वो पैकेजिंग स्कैन करके ले जाएगी। जैसे ही वो पैकेजिंग स्कैन करेगी आपके पैनल से ऑर्डर स्कैन हो जाएगी और आपके पैनल से निकल जाएगी, ठीक है। उसने स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद जो स्टाफ है वो निकल जाता है अपने जो छोटा सा एक हब होता है, ठीक है, वो हब में आपके पार्सल ले जाता है। पार्सल ले जाने के बाद उसका सिटी में एक मेन कुरियर वेयर हाउस होता है जहाँ पर सारे सिटीज़ के आसपास के जितने भी हैं सब इकट्ठा होते हैं, तो उसके मेन हब में अब आपका कुरियर पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से अलग अलग कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर ने बीच रास्ते में ही मतलब पहुंचने में कैंसिल कर दिए हो ऑर्डर्स, ठीक है, या तो कस्टमर तक पहुंचा भी नहीं हो, ठीक है, या कस्टमर ने रिटर्न किए, रॉन्ग रिटर्न किए हैं, ठीक है, या उसको आरटीओ रिटर्न बोलते हैं, कस्टमर तक नहीं पहुंचे उसको आरटीओ रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे जो पार्सल होते हैं कस्टमर रिटर्न पार्सल या कस्टमर का जो एड्रेस है वो गलत है और कस्टमर को मिला नहीं, वो सारे जो कुरियर होते हैं वो इकट्ठा करके वो फिर से ये मेन हब पे आते हैं और आपके या वेयर हाउस में वो डिलीवर कर जाता है, ठीक है। जब डिलीवरी करता है आदमी
कोई भी स्टाफ या 3PL स्टाफ को डिलीवरी करता है तो एक ओटीपी जनरेट होता है, ठीक है। ओटीपी आप उसको दोगे, ओटीपी का जो मैसेज होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और मोबाइल नंबर पे लिख के भी आएगा कि ये आज आज ये जो है स्टाफ आपको 10 रिटर्न देने वाला है, ठीक है। तो आपको उससे 10 रिटर्न लेने ही लेने हैं, ठीक है, फिर ही ओटीपी देना है, ठीक है। तो ओटीपी आप उसको दोगे तो 10 रिटर्न जो है आपकी पैनल में आ जाएगी कि आपने आज रिसीव किया 10 रिटर्न, ठीक है। तो ओटीपी तब भी देना है जब वो पूरा पार्सल आपको रिटर्न दे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है लॉजिस्टिक एंड पैकेजिंग वाला सिस्टम, ठीक है। आपको जब ऑर्डर आते हैं उसके बाद क्या करना होता है, तो आपको कोई नहीं आता तो आपको वेयर हाउस में ऑर्डर रखने हैं, वो पिकअप जो 3PL स्टाफ है पिकअप करके वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अभी कंपनी ये सब हो जाने के बाद आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। आप लेवल 4 पे पहुंच गए हो, आपको 2 से 20 ऑर्डर आ रहे हैं, आपने सब सीख लिया है, कॉमन सी चीज़ें हैं, लिस्टिंग करना सीख लिया, प्राइसिंग करना सीख लिया, ठीक है। फिर आपको कैसे अपना ग्रोथ करना है, आपको कैसे सेल्स और बढ़ानी है, आपको लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 तक पहुंचना है आपको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो सारी मैंने वीडियोस बनाई है, ठीक है। लेवल 3 पे आपको जानना होगा कि आपको प्रमोशन देना होगा, ऑफ देना होगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा। आप कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे आपके ऑर्डर्स और बढ़ेंगे, ठीक है। आप प्रमोशन दोगे, आप ऑफ दोगे कस्टमर को, आप डिस्काउंट दोगे, ठीक है। डिस्काउंट के बाद आप आपने अपना ऑर्डर्स 50 तक ला दिया है, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है अच्छे से, एडवर्टाइजमेंट करोगे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अल्गोरिदम जो आपकी प्रोडक्ट को अब दिखाएगा, ठीक है, और आपके ऑर्डर्स और बढ़ेंगे, ठीक है। आपको एकदम लेवल 1 पे पहुंचने के लिए, आपको 200 प्लस ऑर्डर लाने के लिए आपको कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, आपको ब्राउजिंग पेज कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपको सर्च पेज कैसे वर्क करता है, होम पेज कैसे वर्क करता है। तो ये सारी जो कीवर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट है आपको उसको एकदम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं वो भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, आप देखो वीडियो को और आप समझो उनको किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट होती है। जब आपको अगर आपको बहुत ग्रोथ करना है आपको बिजनेस को, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है तो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं आपकी प्रोडक्ट के, आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पर अच्छे से दिख रही है, आपकी प्रोडक्ट को 1 से 2 पेज में या टॉप पेज में कोई सर्च करे और आपकी प्रोडक्ट टॉप पेज में कैसे आए वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह से पूरा होता है, ई कॉमर्स का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस वर्क कैसे करता है या कैसे करेगा या मुझे करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं, आप देखो उन वीडियो को, ठीक है, और फिर आप उसमें ई कॉमर्स अपना स्टार्ट करो, आपका अकाउंट बनाओ, जीएसटी ले लो। घर पे भी होता है ई कॉमर्स, ऐसा नहीं है कि हमको एक ऑफिस ही रखना है, कुछ ऐसा ही करना है। आप अगर एक घर के एड्रेस पे आप अपने नाम का एक जीएसटी ले लोगे तो भी आपको आपका बिजनेस रन हो सकता है घर से बैठे बैठे। फिर जब आप आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाए तो आप एक नई ऑफिस ले लो, लेकिन स्टार्टिंग पे पहले आप घर से ही स्टार्ट करो, मेरा यही आपको सजेशन है, ठीक है। घर पे स्टार्ट करने से क्या होता है आपको ज़्यादातर रेंट या ऐसा चुकाना नहीं पड़ेगा और एक्सपेंस कम आएगा, ठीक है। फिर आपके धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपको अंदर से एक एनर्जी आएगी, ठीक है, कि अब मुझे ऑर्डर्स आ गए हैं तो मैं एक छोटा सा ऑफिस खरीद लूँ। छोटा सा ऑफिस एक वेयर हाउस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वेयर हाउस बड़े वेयर हाउस में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह से ग्रोथ होता है, ठीक है। तुरंत ही कोई ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही किसी को बहुत बड़ा ऑर्डर्स आ गया, ऑर्डर्स आने लगे। स्टार्टिंग धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो आपको ये सब प्राइस कैलकुलेशन है सब सीखना पड़ेगा, कैसे वर्क होता है वो सब सीखिए और फिर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, फिर अगली बार मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेके, आपकी सारी जो इश्यूज है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है।